नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने दो सहयोगी संवाददाता कीर्ति मिश्रा और पवन शर्मा के माध्यम से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन विशिष्ट मेहमान। जनार्दन सिंह सीकरीवाल जी, सांसद महाराजगंज बिहार लोकसभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत कुमार जी हैं, सांसद उड़ीसा राज्यसभा बीजेपी, सुजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रोशन लाल गौड़ जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। सीधा रुख करेंगे और पवन शर्मा हमारे सहयोगी लोकसभा में क्या कुछ रहने वाला है आज उसकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। जी पवन, आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है? ठंड तो बढ़ती जा रही है राजधानी में। प्रतिबिंब बिल्कुल, क्योंकि बाहर तो शायद अगर ठंड है तो जो संसद के अंदर है वहां पे गर्माहट है। और गर्माहट इतनी ज्यादा है कि 2 दिन जो है लोकसभा में ज्यादा कार्य जो नहीं हो पाया। आज की अगर मैं बात करूं, आज के एजेंडे की बात करूं लोकसभा में, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नकाल रहने वाला है। बहुत लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो रेलवे से जुड़े 6 प्रश्न हैं आज, कंज्यूमर अफेयर से जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, माइनॉरिटी अफेयर से जुड़े 2 प्रश्न हैं। तो जो रेलवे है और जो कंज्यूमर अफेयर्स है वो लोगों से जुड़ा हुआ मंत्रालय सीधा, तो वैसे प्रश्न है। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो असेसमेंट ऑफ पीडीएस ऑपरेशंस, ये सवाल है। नबाचरण मांझी हैं, मयूरभंज उड़ीसा से सांसद है, और इसके साथ रूप कुमारी चौधरी हैं, बीजेपी की सांसद हैं छत्तीसगढ़ से। उनका सवाल है कि जो पीडीएस के थ्रू, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू जो अनाज दिया जाता है उसके संबंधित प्रश्न है। लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, कई जगह कुछ समान नहीं रहता तो उससे रिलेटेड ये चीजें उन्होंने पूछी है। राज्यवार क्या क्या स्थिति है वो उनका सवाल है। इसके साथ जागो ग्राहक जागो जो अभियान चलता है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही, उससे जुड़ा हुआ भी सवाल है। राजेंद्र सिंह हैं, ये जयपुर रूरल जो है वहां के सांसद हैं राजस्थान के, उनका सवाल है जागो ग्राहक जागो अभियान से जुड़ा हुआ। तो ये सीधा जो है जनता से जुड़ा मामला है। इसके अलावा कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है, उनका प्रश्न है मेट्रो सर्विसेज बिटवीन कोलकाता एंड सब अर्बन एरियाज। जो कोलकाता के सब अर्बन एरियाज हैं वहां तक बहुत सारी पिंक लाइन जो एक मेट्रो बिछ रही है उससे संबंधित सवाल है, उसकी प्रगति के बारे में वो पूछ रहे हैं। इसके अलावा राजेश रंजन जो पप्पू यादव हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उनका सवाल फेक न्यूज से रिलेटेड है कि बहुत सारी भ्रामक चीजें सोशल मीडिया पे आती हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई आजकल। इससे संबंधित सवाल जो है वो पप्पू यादव का है। इसके साथ एक्सपेंशन ऑफ 5G सर्विसेज, सीपी जोशी है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, कि जो ग्रामीण इलाके हैं और जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान के, वहां पे 5G सर्विसेज की स्थिति कैसी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में सिग्नल की समस्या रहती है, तो उससे संबंधित उनका सवाल है। उसके अलावा अमेंडमेंट टू द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से रिलेटेड डॉक्टर शशि थरूर का प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि जो एटॉमिक प्लांट लगते हैं, न्यूक्लियर प्लांट लगते हैं, उसके नजदीक जो लोग रहते हैं उनको जो मुआवजा मिलता है उससे रिलेटेड ये सवाल है। और जो एक्ट्स में परिवर्तन की बात है वो कब होगा उससे रिलेटेड उनका संबंध है। और रेल लाइन का स्टेटस जो है, क्योंकि 6 प्रश्न हैं तो पूरे सांसद जो है रेल लाइन का, उनके क्षेत्रों में रेल लाइन का स्टेटस कैसा है। और केरल में जो महिलाओं के साथ कुछ रेलवे में घटना हुई, उनके ऊपर अटैक बढ़े हैं, सीपीएम के एक सांसद हैं, उनकी तरफ से सवाल है कि रेलवे की स्थिति कैसी है और महिलाओं पे जो अटैक बढ़ रहे हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये सारे जनता से जुड़े सवाल हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नकाल रहने वाला है। इसके अलावा प्रतिबिंब 7 जो मंत्री हैं वो पेपर ले करेंगे, एक रिपोर्ट जो है वो भी पेश होनी है। और इसके अलावा जो चर्चा के लिए जो बिल है आज, क्योंकि पहले दिन जो है 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे सरकार की तरफ से। हम जैसा जानते हैं कि ये पब्लिक डोमेन में है कि 10 नए बिल सरकार इस सत्र में ला रही है, शीतकालीन सत्र में, और ये सारे के सारे बिल आर्थिक सुधार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक बिल जो पहले दिन पेश किया गया था उसमें एक बिल है द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। ये जो है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में संशोधन करता है। और प्रतिबिंब इसमें मुख्य बात यह है कि जो तंबाकू उत्पाद हैं उनके ऊपर जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाता है उसकी जगह ये बिल लेगा कि जो तंबाकू उत्पाद हैं उनकी, जैसे सिगरेट है,
पान मसाला है, गुटखा है, जिनको कि सिन गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, उन पे अभी जीएसटी 40% है। तो उसके ऊपर उनसे जो आय होगी, टैक्स लगाने का प्रावधान इस बिल में है। जो लगेगा वो जो पहले वाला जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसकी जगह ये बिल लेगा। इसका मकसद जो है प्रतिबिंब वो ये है कि जो जनता का स्वास्थ्य है, जनता से जन स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, आयुष्मान भारत और बाकी योजनाएं जो स्वास्थ्य की चलती है, या स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण इलाकों में सुदृढ़ करने की बात है, उसके लिए फंड जुटाना सरकार का मकसद है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी फंड जुटाना इस बिल का मकसद है। क्योंकि एक बिल और भी परसों पेश किया गया था, हेल्थ से लेकर नेशनल सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल, ये भी 2025 का बिल है जो पेश किया गया था। तो ये संबंधित बिल है। मकसद दोनों जो बिल्स का है वो यही है कि जो जन स्वास्थ्य है, लोगों का स्वास्थ्य के लिए आपने जो जानकारी उपलब्ध करवाई है, हम अपने विशेषज्ञों से उस पर बातचीत करेंगे। और जनार्दन जी, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बहुत महत्व के प्रश्न जो है प्रश्नकाल में लगे हुए हैं, रेल मंत्रालय से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और मैं आंकड़ा देख रहा था कार्यक्रम शुरू होने से पहले, तकरीबन जो है 31,810 किलोमीटर नई रेल ट्रैक जो है बिछाई गई हैं पिछले 11 वर्षों में। कितने महत्व के प्रश्न होते हैं रेलवे से जुड़े हुए? देखिए, प्रश्न तो सभी महत्व के होते हैं, और जो भी प्रश्न है वो जनहित का ही होता है, देश हित का होता है, क्षेत्र के विकास के हित का ही होता है। जहाँ तक रेल की आप पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं, रेल वास्तव में जो गति शक्ति योजना के माध्यम से हो, या फिर रेल में इतना आमूल चूक परिवर्तन आया है 14 के बाद आज तक, अगर हम देखें तो कभी हमने सपना में भी नहीं सोचा था। अब रेल के प्लेटफॉर्म आज एयरपोर्ट के जैसे रेल के प्लेटफॉर्म भी आज आपको देख रहे हैं, रेलवे जंक्शन आज यह देख रहे हैं। रेलवे में भी इतनी सुविधाएं माने बढ़ाई गई है, वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, अलग से किसानों के हित के लिए, खास कर करके किसान से संबंधित जो उनके उपज हैं उनके लिए ऐसी ट्रेनों से एक जगह से दूसरे जगह भेजने की बात हो, और चाहे अलग से प्रधानमंत्री के बड़ी सोच कि किसानों के हित के लिए, चाहे व्यापारियों के हित के दृष्टि से अलग से जो हमारे मालगाड़ियां हैं, मालगाड़ियों के अलग ट्रैक बनाने की बात हो, यह तमाम सुविधाएं रेल की दृष्टि से आज बढ़ाई जा रही। वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो एक समय सीमा के अंदर आप अभी बैठिए, एक समय सीमा के अंदर आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, सारी सुविधाएं आप उतर करके फिर अपने काम में लग जाते हैं, पूरे काम करने के बाद फिर घर अपने वापस आ जाते हैं। तो यह सुविधाएं बड़ी अमूलचूक परिवर्तन हुई है। और रेल के क्षेत्र में अगर ऐसे मैं कहूँ तो पूरे देश में यह अपना जो परिवर्तन हुआ है, पूरे दुनिया भारत के रेल की तरफ अब देख रही है, और भारतीय रेल आज दुनिया में एक अलग परचम लहराने का काम कर रही है। मैं भारतीय रेल को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इससे विभाग के माननीय मंत्री को हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अच्छी और ऊंची सोच लगा करके रेल को भी लोगों की एक यात्रा की सुविधा के साथ साथ उनके अलग से भी आप देख रहे हैं कि रेल में भी अगर कहीं बच्चे, अगर उनको दूध की आवश्यकता हो, वहां से आप सीधे जी चलती ट्रेन से भी आप वहां करें, अगले स्टेशन पर यानी बदलते भारत की तमाम चीजें सुविधाएं रेल में बढ़ाई गई है। इसलिए रेल से लगे प्रश्न कि महत्व को हमें जितना ज्यादा कह सकते हैं वह कम ही होगा। यह भारतीय रेल भारत की जीवन यात्रा की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। मैं भारतीय रेल को हृदय से बधाई करता हूं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय रेल के माननीय मंत्री को भी बधाई और धन्यवाद करता हूं। सुजीत जी, वैसे तो राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं प्रश्नकाल के दौरान, लेकिन रेल की बात चल रही है और बताया जा रहा है कि 11 वर्षों में क्या कुछ बदलाव आया है और बदलाव की परिचायक बन गई है भारतीय रेल। लेकिन अगर प्रश्नकाल की बात करें, प्रश्नकाल में अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित बहुत ही महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक अवलोकन हो जाता है कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रह गया है, क्या कुछ किया जाना बाकी है। इतना महत्वपूर्ण है रेल के संदर्भ में, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मेरे सहयोगी जनार्दन जी की बातों से। देखिए, आज हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन हो चुकी है और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार में है। लेकिन कोई भी देश की जीडीपी, उसकी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए जो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा महत्व होता है उसका, और उसमें रेल कनेक्टिविटी बहुत ही अहम माना जाता है। देखिए, कोई भी देश में जहाँ पे आप आज चाइना का देखिए,
या यूएस ले लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, इनकी रेल व्यवस्था में जो पहले से जो सुधार और जो तरक्की हुई थी उसके बदौलत ये देशों आगे बढ़े थे। तो आज हमारी देश की जो पिछले 10-11 साल में रेल एक 2-3 पहलू हैं इसमें। एक तो जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स उसमें बढ़ोतरी हुई है, सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, वर्ल्ड क्लास जैसे रेलवे स्टेशन हो या रेलवे ट्रेन्स हो, ये इनकी बात भी अभी कही गई, इस सब का अभी आपने देखा ही है देश में। और जो एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, देखिए अभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसमें भी काफ़ी अभी हमारे देश में सुधार आया है। मैं उड़ीसा से आता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ पहले उड़ीसा को सालाना रेल बजट में 1000 करोड़ के आसपास मिलता था, 900-1000 करोड़ के आसपास रेल बजट में हम लोग को मिलता था। अभी सालाना 10,000 करोड़ से ऊपर रेलवे हम लोग को एलोकेशन हो रहा है उड़ीसा को। पिछले साल 10,034 करोड़ रुपये, जो कि मतलब आप सोच 10 साल में जो पहले मिलता था, अभी 1 साल में हम लोग को इतना एलोकेशन मिल रहा है। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो विकसित भारत की सोच जो है, ये तभी संभव है जब कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए। आज वर्ल्ड क्लास हाईवेज बन रहे हैं, और ये आप देखिए जो अभी चेनाब के ऊपर जो हाईएस्ट जो ब्रिज बना, अभी पहले आप सोच सकते थे कभी कि नॉर्थ ईस्ट के सारे कैपिटल्स, आप ईटानगर ले लीजिए, ऐजॉल ले लीजिए, कोहिमा ले लीजिए, या फिर श्रीनगर ले लीजिए, ये सब जगहों पे भी रेलवे लाइन पहुंचेगी, ये सोच से बाहर थी। आज देश का हर कोना रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा में कई सारे जिले थे, उड़ीसा में लगभग 12 जिले थे जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं था, अभी उड़ीसा के हर जिले में रेलवे लाइन पहुँच रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही मतलब ऐतिहासिक जो जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है रेलवे की और इसके साथ पूरे देश की। जी, और हम ग्राफिक के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी में रोशन जी से। रोशन जी, पहले माना जाता था कि जिस राज्य का जो है रेल मंत्री हुआ करता था, वहाँ को लेकर ज़्यादा एक घोषणाएं होती थी, वो सीधे तौर पर पॉलिटिकल हो गया था ये पूरा मंत्रालय। लेकिन अब जो है मंत्री भी बदल गए हैं, मंत्रालय भी बदल गया है और सोच भी बदल गई है। क्या देखिए, सबसे जो अच्छी बात हुई है कि रेल बजट जो था उसको आम बजट में मर्ज कर दिया गया। तो जो आपने बात कही कि जिस राज्य का रेल मंत्री होते थे वो अपने राज्य में लेके जाते थे, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और जो हमने सदन में देखते थे कि जब भी रेल बजट आता था शोर शराबा होता था कि हमारे यहाँ लाइनें कम डाल दी या हमें कम प्रोविज़न किया गया है। तो रेल बजट जब आम बजट में मिल गया तो उसकी एक तो संख्या बढ़ गई। जो पहले हम देखते थे 30, 35, 40 करोड़, 1000 करोड़ होता था, वो इस बार बढ़कर 2,65,000 करोड़ हुआ है। फिर हमने देखा कि जैसे सड़कों के बारे में कहा जाता है कि प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर पर डे बन रही है रोड, और अब हम रेलवे का देख रहे हैं कि 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोड रेल ट्रैक पर डे बिछाई जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रेल ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल होता है। तो रेल का जो हमारे देश की धड़कन है, हमारी इकोनॉमी की धड़कन है, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी देश उतना ही तेज़ से प्रगति करेगा। और जो नए ज़माने की ट्रेन है, जैसे हमने वंदे भारत देखी, हमने RRTS देख रहे हैं, और मेट्रो तो जगह जगह बिछ गई है। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और हम देखते थे कि रेल फाटक जो थे उनको भी हटाया गया है और अंडर पासेस जो हैं बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। 460 किलोमीटर के रेल टनल्स बनाए गए हैं। गति जो है, जो बाधित होती थी रेल की, उन तमाम बाधाओं को हटाने का प्रयास भी किया गया है। सही है, आप सही बात ने ध्यान दिलाया है कि पूरे गति शक्ति योजना के तहत जितने जो ढाले जो बंद रहते थे, बंद होने के कारण लोगों को प्रॉब्लम होता था, वो तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाता। मैं उसके प्रॉब्लम में, चूँकि एक ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, प्रॉब्लम ऐसे होता है ढाले बंद हैं, मरीज जा रहा है, और ढाले बंद होने की वजह से मरीज ढाले पर दम तोड़ देते थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती थी। लेकिन आज सरकार ने, रेल मंत्रालय ने यह योजना बनाई है कि पूरे देश स्तर पर कहीं भी कोई ढाला सिस्टम नहीं रहेगा, या तो फिर अंडरपास होगा या फिर फ्लाईओवर होगा। यह तमाम सिस्टम आज लगभग 99% स्तर पर वह पहुंच गई है, और इसका लाभ गति में भी आ रही है। हम आधे घंटे, घंटे भर कभी कभी जाम हो जाता था तो रुके रहते थे ढालों पर। अब उसकी रुकने की कहीं गति की आवश्यकता नहीं है। हम अपने स्थान से चलते हैं, गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। उसमें रेल क्रॉसिंग हमको कहीं बाधा नहीं दे रही है, और यह एक बड़ी सोच है, एक छोटी सोच नहीं है। और बड़ी सोच की वजह से गति हमारी बढ़ी है, और गति के कारण
हम और काम में आगे बढ़े हैं और दूसरे बहुत सारे जान को भी हम बचाने का इसमें काम कर रहे हैं, जो आए दिन लगभग ऐसे ढालों के वजह से हो जाते थे। आज वह घटनाएं भी हमारे एम्बुलेंस इत्यादि भी नहीं फंस रहे हैं। सीधे अगर कहीं कोई मरीज हुआ तो सीधे अस्पताल तक जाते हैं। रेल के ढालों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वह ढाले की प्रॉब्लम आज समाप्त हो गई। और यह भारत सरकार की सोच के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और फिर से रेल मंत्री और रेल विभाग को बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके गति शक्ति योजना वास्तव में जीवन में गति लाने का काम किया है। भारतीय रेल भारत वासियों के जीवन में गति ला करके और उनको एक अमूल चूक परिवर्तन में लाकर खड़ा करने का काम किया है। जी हाँ, और संसदीय कार्रवाई में गति आने की एक सूचना भी आई है। 2 विषयों पर सोमवार से चर्चा प्रारंभ होने वाली है लोकसभा और राज्यसभा के भीतर। और आज क्या कुछ रहने वाला है राज्यसभा के भीतर, कृति मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, क्या कुछ विशेष है आज? जी हाँ प्रतिबिंब, अगर हम आज सदन की कार्रवाई की बात करें, उच्च सदन की कार्रवाई की बात करें, तो सबसे पहले जो पेपर्स ले किए जाएंगे, उसके बाद 2 बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आएंगी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस, जो कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर एक्शन टेकन रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस और जो भी ऑब्जर्वेशंस रहे कमेटी के, वो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट का भी, साथ ही साथ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का भी। इसके अलावा मोशन फॉर इलेक्शन आएगा, जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी लाएंगे, जो कि एक मेंबर के इलेक्शन के लिए है, आईआईसी बैंगलोर के लिए। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए क्वेश्चंस में बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं आज। कोऑपरेशन मंत्रालय है, होम अफेयर्स मंत्रालय है, इसके अलावा फिशरीज मंत्रालय, साथ ही साथ एजुकेशन, हाईवेज, स्किल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन सभी मंत्रालयों से सवाल किए जाएंगे। और कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे समग्र शिक्षा में कितना एलोकेशन है, इसके अलावा लीडरशिप और मेंटरशिप ट्राइबल गर्ल्स के लिए किस तरह से की जा रही है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो हाईवेज पर है उसको हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। और अगर हम गवर्नमेंट बिजनेस की बात करें तो देखिए सेकंड हाफ में बेहद महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन आज है। देखिए हमने देखा कि कल किस तरह से राज्यसभा में द मणिपुर जीएसटी सेकंड अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। इसके अलावा आज भी मणिपुर से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति जी ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था आर्टिकल 356 के तहत, जिसके तहत जितने भी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंडर से एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो इसके तहत आज एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा जो कि वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन है, जिस पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी और रेजोल्यूशन लाया जाएगा ताकि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इसको अडॉप्ट कर सके। तो ये है एजेंडा आज उच्च सदन का। प्रतिबिंब, कृति, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा जानकारी उपलब्ध करवा रही थी। राज्यसभा के भीतर क्या कुछ रहने वाला है, ये परिनियत संकल्प जो है कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी सीधे तौर पर मणिपुर से जो है संबंध रखता है और वहाँ के जल प्रदूषण और जल नियंत्रण को लेकर एड्रेस करता है। मेरे लिए जी सुजी जी, देखिए ये एक वाटर एक्ट हमारी 1974 की थी, जिसको अमेंड किया गया था 2024 में, और उसको रेजोल्यूशन के तहत सारे राज्यों में उसको लागू किया गया था। लेकिन क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन थी, जो जैसे कृति जी ने बताया कि फरवरी 2025 से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, तो ये वहाँ पे मणिपुर असेंबली इसको पास ये रेजोल्यूशन को पास नहीं कर पाई थी। तो ये रेजोल्यूशन अभी पार्लियामेंट में इसको पास करके इसको मणिपुर में भी इसको लागू किया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट में देखिए वाटर एक्ट जो 1974 था, ये अपना जो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन या फिर एक जो रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, या वो जो एक्ट में एक बोर्ड की कल्पना की गई थी जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वाटर देश भर में जो हमारी जो वाटर पॉल्यूशन को कम करे या फिर पानी की जो स्तर को बढ़ाए, ज़मीनी स्तर को बढ़ाए। तो ये सब चीज़ को अमेंड करके इसको उसमें कुछ प्रावधान थे जो वाटर एक्ट में, जो माइनर ऑफेंसेस थे उसको क्रिमिनलाइजेशन उसमें पेनल्टी था, तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है ये अमेंडमेंट में। तो जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ लिविंग,
तो जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का बात कहते हैं, आम आदमी की जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, उनको कैसे जैसे कानूनी दांव पेच में ना फंसना पड़े, ये सब चीज़ की मोदी जी बात करते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट भी था 2024 का, ये वही था कि जैसे कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है, और ये वाटर एक्ट 1974 में बना था, तो उस समय क्या था सोच कि भाई कोई गलती करे तो उसको इमीडिएटली जेल में डाल दो। तो मोदी जी ये चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपने देश के नागरिकों पे, देश के व्यापारियों पे, जो बिजनेस हाउसेस हैं उन पे हम लोग भरोसा करेंगे, और जो छोटे मोटे गलती हैं उनको इसके लिए पेनल प्रोविजंस नहीं होगा, तो डीक्रिमिनलाइज किया जाए। तो ये अमेंडमेंट एक्ट में था, तो ये बहुत ही अच्छा पहलू है। और अभी जैसे जलवायु परिवर्तन का बात भी आ रहा है, तो भारत उसमें पहल ले रहा है। अभी एक क्लाइमेट लीडर के हिसाब से मोदी जी को पूरी दुनिया आज देख रही है। तो ये सारे जो हमारे कानून हैं, एयर पोल्यूशन एक्ट ले लीजिए, वाटर एक्ट ले लीजिए, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लीजिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट ले लीजिए, तो ये सारे एक्ट्स को अभी अपने जो अभी समय के हिसाब से उसको बदलाया जा रहा है, और उसको देश के हित में लाया जा रहा है, और ये अपनी आर्थिक प्रगति में भी मदद करेगा, और देश की जो अपने जो पर्यावरण है इसको भी ठीक रखने का इसमें काम रहेगा। रोशन जी, ये एक बात जो है सरकास्टिक वे में भी जो है सोशल मीडिया पर लगातार जो है चलती रहती है कि यहाँ पर ऐसे कानून हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के ऐसे कानून थे, अब उनको रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और जो है नए विधेयक लाकर कानूनों का रूप दिया भी जा रहा है, जिसमें पुलिस से जुड़े हुए 3 कानून भी अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वो भी जो है पहले आधिपत्य जमाने के लिए देश में इसलिए वो कानून बनाए गए थे, अब जो है अधिकार नागरिकों को कानूनी रूप से कैसे मिले, इसलिए ये 3 कानून लाए गए हैं। लेकिन एक बात ये चलती है कि यहाँ पर घास काटने तक पर सज़ा का प्रावधान रहा है अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून के मुताबिक, लेकिन भारत में घुसपैठ जो हमारे भूमि पुत्रों के अधिकारों को, उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, उनके लिए सज़ा के प्रावधान की जब बात की जाती है तो उसमें थोड़ा सा राजनीति आ जाती है। बिल्कुल, देखिए जब अंग्रेज़ों ने कानून बनाया, जैसे आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो दंड के लिए था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बोलेगा उनको दंड मिलेगा, चाहे लिखने पढ़ने की बात हो, चाहे उनके खिलाफ अगर आपने आवाज़ उठा ली तो उनको दंड मिलता था। तो अभी जब वो भारतीय न्याय संहिता बना है, तो न्याय संहिता लोगों को न्याय दिलाने के लिए बना है कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय कैसे दें। और आप पिछले 10 सालों में देखें तो करीबन 1400-1500 कानून तो ऐसे थे जो रिडेंडेंट हो गए थे। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि जहाँ छोटे मोटे क्राइम पर सज़ा मिलती थी उनको हटाया गया, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया। तो उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और अभी जो मणिपुर में तो चूँकि इसलिए यहाँ पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन है, और कल ही वहाँ जो जीएसटी को लेकर एक बिल पास हुआ है कि वहाँ भी जो सरकार ने जीएसटी में छूट दी थी वो वहाँ लागू हो सके, और ऐसे जल प्रदूषण को लेके आज जो उसमें जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव उसको पेश करेंगे, और वो भी मुझे लगता है कि आसानी से पास हो जाएगा। जी, तो सरकार का जी बोलिए। तो वो सरकार का काम जो है कि जो काम आसान कैसे हो, लोगों की जो परेशानी है उनको कैसे दूर किया जाए, उस पर फोकस है। जनार्दन जी, ये मैंने ये अभी अपनी सहयोगी कृति से जब बात कर रहा था उससे पहले मैंने बात की थी कि एक अच्छी सूचना ये है कि राज्यसभा और लोकसभा में 2 विषयों पर चर्चा शुरू होने वाली है सोमवार से। तो क्या माना जाए उसका असर जो है आज भी लोकसभा की कार्रवाई पर नजर आएगा, और प्रश्नकाल और जो है पूरा जो एजेंडा जो है उस पर कार्य हो पाएगा लोकसभा के भीतर आज? देखिए, कार्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि लोकसभा जब भी चलता है तो लोकसभा चलने के समय पूरे देश का नज़र रहता है, दुनिया का भी नज़र रहता है कि भारतीय लोकसभा जब चल रही तो क्या हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। और कोई भी माननीय सदस्य चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, काफ़ी मेहनत से अपने प्रश्न करते हैं, प्रश्न उनका आते हैं, तो प्रश्न के माध्यम से उनके विकास भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारी चीज़ों का समाधान जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन 2 दिन इस तरीक़ा से चला गया, महागठबंधन के हठधर्मिता की वजह से हमें लगता है कि यह नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आज से जो ऐसी पहल हुई है हमारी सरकार की तरफ से, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की तरफ से, माननीय राज्यसभा के माननीय सभापति जी की तरफ से, तो आज से चलना चाहिए। हमें लगता है कि यह सुबुद्धि होगा महागठबंधन के लोगों के लिए कि चले, हम इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। वंदे भारत के साथ मैंने वंदे मातरम
जो 150 वर्ष जो हमारे पूरे हुए हैं उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, उस पर विशेष रूप से, और ये चुनाव में हमें कैसे, उसका जो लोग नाम चाह रहा था उस पर नहीं, चुनाव सुधार के स्तर पर, चुनाव में सुधार और क्या आवश्यकता है, चुनाव में और क्या सुधार किया जा सकता है, जबकि चुनाव में भी बहुत सुधार हुए हैं। आप देखे होंगे, हम सब एक ध्यान में है कि पहले चुनाव में किस तरीका से लोग मसल पावर का प्रयोग करता था, बैलेट लूट लो, बूथ छाप दो, लेकिन आज तमाम चीज़ें चुनाव आयोग और चुनाव के माध्यम से हमें लगता है कि उस सब पर भी बहुत सारे रोक लगाए गए, अंकुश लगाए गए हैं। अब अलग अलग सुविधाएं भी अलग बढ़ाई जा रही है, इसका लाभ मिलेगा। और चर्चा जब होगी तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग माननीय सदस्यों के माध्यम से भी आते हैं, तो सरकार भी उसको ग्रहण करती है। आप सब देखें भी होंगे और संज्ञान में भी आता है कि जब विपक्ष की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब आते हैं, और जवाब के चाहे उनके प्रश्न जब आते हैं तो उसके माध्यम से सरकार भी उसको एक्सेप्ट भी करती है जहां आवश्यकता होती है। तो उनको यह हमें लगता है कि समझ में रहना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि हम अच्छे प्रश्न करें, सरकार उसको जवाब दे, जिससे आपके क्षेत्र के अलावा पूरे देश की गति बढ़े, पूरे देश की समस्याओं का निदान हो। जिस तरीका से लगातार 2014 के बाद यह विकसित भारत की तरफ भारत बढ़ रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया में भारत के नाम को जिस तरीका से रोशन कर रहे हैं, जिस तरीका से भारत के शान शौकत को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मजबूती से स्थापित करने का काम हुआ है, हमें लगता है इस पर पूरे भारत वर्ष के लोगों को गर्व है। तो इसमें हमारे विपक्ष के लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि यह भारत है, हम पहले भारतीय हैं, पहले हम राष्ट्रीय हैं, तब हम कोई दल के हैं, या उनके अंदर भावना होनी चाहिए, जो कि महागठबंधन के अंदर जो कमी है उस कमी को पूरा करते हुए उसको भारतीय भावना को अपने अंदर पहले स्थापित करें। पहले भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, यह हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप अपना दल और अपना रखिए, लेकिन महागठबंधन पहले अपना रखता है, दल रखता है, तब देश की बात सोचता है। तो हमें लगता है कि यह उनके लिए भी और देश के हित के लिए भी नहीं है, और देश के लोग भी उनके प्रति जो भावना रखते हैं वो सही नहीं रखते हैं इसके वजह से। सुजीत जी, ये दो विषयों पर जो है चर्चा सोमवार से शुरू होने वाली है दोनों सदनों के भीतर, लेकिन अगर बात करें अन्य विधायी कार्यों की भी, तो प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक जो है एक आम सहमति बनी भी हुई है, जो है वो कागज़ पर भले ही ना हो, लेकिन आम सहमति बनी हुई है कि कोई भी विघ्न होगा, कोई भी शोर शराबा होगा या चर्चा की मांग की जाएगी, लेकिन प्रश्नकाल जो है बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रश्नकाल बाधित हो रहा है, और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब इस सत्र की शुरुआत हुई थी इस विषय को उठाया भी था। उन्होंने कहा था कि पार्टी पॉलिटिक्स से परे बहुत सारे सांसदों की पीड़ा है ये कि वो अपने संसदीय क्षेत्र, अपने लोगों और अन्य जो है समसामयिक विषयों को सदन के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से उठाना चाहते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं है, सभी पक्ष के सांसदों की ये पीड़ा थी, और इस पीड़ा को जो है जाहिर भी किया प्रधानमंत्री ने। जी देखिए, एक आम सहमति बनी थी कि प्रश्नकाल और शून्यकाल जी ये दोनों को सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष देखिए ये अपने बातों से मुकर गई है, और ये जो प्रश्नकाल शून्यकाल सब इसमें भी ये लोग शोर शराबा करके पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। देखिए, लोगों की काफ़ी उम्मीद रहती है जब हमारे सांसद दिल्ली जाएंगे और सदन में हमारी जो क्षेत्र की बातें हो या फिर राज्य की बातें हो या देश हित की बात हो, ये सब बातों को उठाएंगे। और जो सांसद भी हैं, देखिए उनको बहुत कम मौका मिलता है पार्लियामेंट में बोलने, खासकर जो पहली बार आते हैं या दूसरी बार आते हैं या फिर जो छोटे पार्टी से आते हैं। तो उसमें जब प्रश्नकाल और शून्यकाल जब ये शोर शराबा हंगामा के चलते हो नहीं पाता है, तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है देश के लिए। और जो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे जो लोग हैं, हमसे इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो विषय को उठाएंगे संसद में, तो ये हो नहीं पाता है। तो मैं तो हमेशा मैं हमेशा ये अपील करता हूँ, और प्रधानमंत्री जी भी ने, जैसे आपने कहा कि आप अपना बात रखिए,
एक डेमोक्रेसी में विपक्ष को हक है और उसका कर्तव्य भी है कि अपना बात रखना, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। एक डिबेट हो, आप डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, अपना बात रखिए, आलोचना, खूब आलोचना कीजिए। मैं इससे पहले बीजेडी में था तो हम लोग भी सरकार की खूब आलोचना करते थे जब लगता था कि सरकार की कोई पॉलिसी या कोई बिल देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, लेकिन हम लोग आलोचना करते थे, लेकिन पार्टिसिपेट करते थे डिबेट में। तो यही रवैया होना चाहिए कि एक विपक्ष का कर्तव्य है, उसका अधिकार है कि सरकार की आलोचना करें, जो सरकार की कमियां उसको सामने लाएं। उनको लगता है अगर ये सरकार की कुछ नीतियां देश के लिए नहीं है, हित में या समाज के हित में नहीं है, तो उसको लाओ। लेकिन आप शोर शराबा करते हो, आप जाके वहाँ पे स्लोगन शाउटिंग करते हैं, आप प्लाकार्ड्स दिखाते हैं, वहाँ पे चेयर में चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये विपक्ष को ये समझना चाहिए कि लोग उनको बार बार क्यों, खासकर कांग्रेस पार्टी को ये एक निरीक्षण करना चाहिए कि क्यों उनको लोग बार बार उनको नकरा रहे हैं, क्योंकि उनका यही रवैया है, क्योंकि ये लोग देश के हित में नहीं है। ये लोग हमेशा अपने जो मकसद है, अपना जो इनको तकलीफ कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ प्रतिबिंब जी, क्योंकि देश इतना अच्छा से चल रहा है, ठीक है, और लोग खुश हैं सरकार से। अभी बिहार का नतीजा देखिए, उड़ीसा में भी बाई इलेक्शन था जहाँ पे बीजेपी पहले तीसरे नंबर पे थी 1 साल पहले 2024 में, अभी बीजेपी 83,000 मार्जिन से जीती है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ पच नहीं रहा है कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को। तो ये लोग नहीं चाहते कि सरकार की जो अच्छी नीतियाँ ये लोगों के सामने आए, सरकार की इतनी अच्छी नीतियाँ ये सदन में इस पर बहस हो। देखिए, मैं मणिपुर का बात आपको करता हूँ, 2 साल तक ये हंगामा करते रहे कि मणिपुर पर चर्चा कीजिए। कल राज्यसभा में जैसे ही मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट बिल आया तो ये लोग वॉकआउट कर गए, ठीक है। आज भी देखिए, आज ये यही करने वाले हैं, जब रेजोल्यूशन आएगी ना ये यही करेंगे। तो इनकी मतलब ये विडंबना देखिए, तो दिस इज द आयरनी। तो ये सरकार ये हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। देखिए, इनकी मांग थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आप लोग चर्चा करें। 10 घंटे अभी एलोकेशन हुआ है, 9 तारीख को, शायद 9 तारीख को, 8 तारीख को वंदे मातरम पे 10 घंटे की चर्चा होगी, 9 तारीख को इस पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की चर्चा होगी। तो सरकार पूरी तैयार है, सरकार चाहती है कि आलोचना हो और डिबेट हो, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, मैं जो कहूँगा वही ठीक है और मैं मतलब मेरे हिसाब से होगा तर्क, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ये तो गणतंत्र है। आप अभी चला गया वो एक परिवार की जो यहाँ पे चल रही थी 60 साल तक शासन, वो नहीं है अभी देश में। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के एक माननीय सांसद हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, लेकिन उनका संदेश था, उन्होंने कहा था कि आप जमकर, आप क्योंकि राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो आप राजनीति करें, लेकिन जब देश का कोई विषय हो या फिर देश में सुधारों से जुड़ा हुआ कोई विधेयक हो, कोई कार्य हो, उसमें कहीं ना कहीं सहयोगात्मक आपका रवैया रहना चाहिए। आप दोनों माननीय सांसद, आप दोनों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है रोशन जी से बात करेंगे आज के एजेंडे की। एक बार नजर डाल लेते हैं ग्राफिक के माध्यम से। लोकसभा में आज अगर बात विधायी कार्यों की बात करें तो आज लोकसभा में एक बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 यानी द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करने वाली हैं। वहीं राज्यसभा में सरकारी कार्य की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के संबंध में परिनियत संकल्प पेश करेंगे। इस पर चर्चा के लिए 3 घंटों का समय तय किया गया है। लोकसभा की बात करें तो शुरुआत प्रश्नकाल से होगी और आज प्रश्नों की बात करें तो मयूरभंज उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवचरण माझी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने देश के आकांक्षी जिलों विशेषकर राजस्थान के सिरोही जिले, पूर्वोत्तर भारत और बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है तो उसका उद्देश्य और मुख्य निष्कर्ष क्या है और बिहार की आकांक्षी जिलों की सूची क्या है। आरा बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री से सेवा क्षेत्र के लिए डेटा सेट से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। उद्योग क्षेत्र के विपरीत सेवा क्षेत्र के लिए डेटा सेट की अनुपलब्धता के कारणों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार का विचार डेटा सेट के उपलब्धता के लिए ऐसे कोई उपाय शुरू करने का है और यदि है तो इस संबंध में की गई पहल का ब्यौरा क्या है।
पूर्णिया बिहार से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन सूचना एवं प्रसारण मंत्री से फर्जी समाचारों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या निजी क्षेत्र के समाचार चैनलों सहित सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक खबरों के प्रसार में वृद्धि हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो क्या सरकार ने ऐसी खबरों पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है। तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु से डीएम की सांसद CN अन्नादुरई संचार मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने तमिलनाडु में 35,655 5G बेस ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए हैं और सभी जिलों में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। शिरूर महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार के सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति या प्रगति क्या है, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और इसके समक्ष आ रही अन्य विभिन्न चुनौतियों का ब्यौरा क्या है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद ओम प्रकाश भोपाल सिंह उर्फ पवन राजे निम्बालकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या AI ऐप्स को दी गई लोगों की पर्सनल इमेज और डेटा कानून द्वारा संरक्षित है। क्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत ऐसी सुरक्षा दी गई है। यदि दी गई है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बोलनगिर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद संगीता कुमारी सिंह देव प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगी कि क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की कम लागत वाली जल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियां जैसे नैनो फिल्ट्रेशन इकाइयां और घरेलू जल शोधक ओडिशा के फ्लोराइड प्रभावित या लौह प्रभावित क्षेत्रों में संस्थापित की गई हैं। यदि की गई हैं तो पिछले 3 वर्षों के दौरान जिलेवार स्थापित इकाइयों की संख्या कितनी है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से जनसेना के सांसद बालाशौरी वल्लभ नेनी रेल मंत्री से मछलीपट्टनम और रेपल्ले रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या ये सच है कि मछलीपट्टनम और रेपल्ले रेलवे लाइन आंध्र प्रदेश के डीवी सीमा और अवनीगड्डा के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग है। यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कटिहार बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि कटिहार जिले में अल्पसंख्यक समुदायों खासकर मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई लिखाई में पिछड़ापन, बेरोजगारी दर ज्यादा और आर्थिक रूप से कमजोरी की स्थिति है। अगर ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि सरकार कोलकाता और सब अर्बन इलाकों के बीच मेट्रो रेलवे सर्विस बढ़ाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा क्या है और जोका एस्प्लेनेड पर्पल लाइन कनेक्शन को पूरा करने की समय सीमा क्या है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी संचार मंत्री से 5G सर्विसेज के विस्तार से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि नवंबर 2025 तक देश भर में कुल कितने 5G मोबाइल टावर लगाए गए हैं और क्या भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। अगर ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। तिरुवनंतपुरम केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के साथ किए गए समझौतों की भांति विदेशी संस्थाओं के साथ परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाने से पहले उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व की सीमा को परिभाषित करने सहित आपूर्तिकर्ता के दायित्व को सीमित करने के लिए परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। अगर ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय कुमार दुबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से जानना चाहेंगे कि जरूरी चीजों के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए लागू किए गए नए टूल्स और सिस्टम की डिटेल क्या है और दालों और खाने के तेलों की मार्केट कीमतों को स्थिर रखने के लिए बफर स्टॉक लेवल पक्का करने के लिए सरकार क्या कोशिशें कर रही है।
जयपुर ग्रामीण राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव राजेंद्र सिंह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान पैकेज खाद्य पदार्थों के लेवल पर चीनी से संबंधित सूचना की व्याख्या करने के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए जागो ग्राहक जागो अभियान अथवा अन्य मंचों के माध्यम से सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का ब्यौरा किया है। रतलाम मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अनीता नागर सिंह चौहान रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा क्षेत्र में नई रेलवे लाइनें बिछा रही है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या इन नई रेलवे लाइनों का कंस्ट्रक्शन अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है। यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण है। मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद अरविंद गणपत सावंत पृथ्वी विज्ञान मंत्री से प्रश्न करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास देश में साइक्लोन, बेमौसम बारिश, भूकंप, बाढ़ वगैरह जैसी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है। अगर है तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने जान माल के नुकसान को रोकने या ऐसे नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। बहराइच उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर आनंद कुमार गोंड रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या बहराइच जरवल रोड नई रेलवे लाइन की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, क्योंकि उक्त रेलवे लाइन के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अगर ऐसा है तो उसकी डिटेल्स क्या हैं, अगर नहीं तो उस प्रोजेक्ट की डीपीआर पूरी होने की टाइमलाइन क्या है। रायचूर कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अजीत कुमार नायक अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से पूछेंगे कि नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके उद्देश्य क्या हैं और पिछले 5 सालों में एनएमडीएफसी की शुरुआत से लेकर अब तक की योजनाओं के तहत राज्यों यूटीज को दिए गए और जारी किए गए कुल फंड का ब्यौरा सालवार और राज्य यूटीएस वार क्या है। कोल्लम केरल से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवंबर 2025 में केरल को अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अल्थोर केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद के राधाकृष्णन रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को केरल में रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में महिला यात्रियों के विरुद्ध हिंसा और हमलों की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है, जिसमें राज्य में हाल ही में दर्ज वर्कला ट्रेन हमले का चौंकाने वाला मामला भी शामिल है। यदि ऐसा है तो पैसेंजर सिक्योरिटी, खासकर महिलाओं की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जा रहे हैं। तमाम जो है प्रश्न हैं, बहुत महत्व के प्रश्न हैं और उसमें से रेल से जुड़े हुए प्रश्नों पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की कम लागत वाली जल शुद्धिकरण इकाइयों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है कि वो किन किन क्षेत्रों में लगाई गई हैं और क्या कुछ उसकी अभी स्थिति है, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जैसे अभी हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही है। नदियों में पानी का स्तर कम हो रहा है और प्रदूषण के कारण जो जल प्रदूषण है वो भी दिक्कत है। तो अभी सरकार ने सोचा कि जो समुद्र का पानी है जी, उसको पीने लायक कैसे बनाया जाए। तो भाभा परमाणु को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस पर कुछ कीजिए और कुछ ऐसी तकनीक डेवलप कीजिए, क्योंकि समुद्र का पानी अथाह है, उसका अगर आपने उसको पीने योग्य बना दिया तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कि जो और भी जितने भी आपने अभी प्रश्न किए हैं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और देश के जो आम जनता है, जनता से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और जब ये आएंगे, मैं उम्मीद करूँगा कि आज प्रश्नकाल चले और लोगों की जो भावना है वो हमारे सांसद उसको प्रकट करें। इसके अलावा भी बहुत महत्व के प्रश्न हैं जिसमें हम लोगों ने जो है सेमी जो है हाई स्पीड ट्रेन्स की तो बात कर ली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो देश की पहली जो है बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसको लेकर भी कार्य बहुत प्रगति पर है और माना जा रहा है कि 2027 तक ये कार्य पूरा भी हो जाएगा और देश को पहली हाई स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एक तो उसमें तो सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रैक बहुत तेज़ी से बन रहा है
वो बहुत तेजी से ट्रैक बन रहा है। और कुछ कुछ जगह में कहीं कहीं जो जमीन अधिग्रहण को लेकर कहीं कहीं कुछ कुछ बहुत छोटे स्तर पर विवाद चल रहा था, वो भी समाप्त हो गया है। और मुझे लगता है कि 2027 तक जब ये काम हो जाएगा, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, तो देश को एक नई ट्रेन मिलेगी, एक नया बुलेट ट्रेन जिसको हम कहते हैं कि आपका हाई स्पीड ट्रेन होगी। जैसे अभी मैं अगर आप देखें कि दिल्ली से मेरठ के बीच में जो 1.5-2 घंटा आपका समय लगता था, अभी 40 मिनट का समय लग गया। तो अब हवा की स्पीड से अब ट्रेन चल रही है। ये मुझे लगता है कि ये भी हमें बुलेट ट्रेन में देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया है। अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय बताई जा रही है। वो जो है शिक्षा में जो है खासे पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में पिछड़े हुए हैं। उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ सरकार कर रही है, वो जानना चाह रहे हैं माननीय सांसद। पिछले 11 वर्षों की बात करें, जो मेरे पास एक 15 सूत्रीय जो है योजनाएं लागू की गई हैं अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात कहना कि इस देश में अल्पसंख्यक कमज़ोर हैं या उनका ही विकास नहीं हो रहा है, ये कहना गलत है। आर्थिक स्थितियाँ और अन्य जो समाज के अन्य लोग हैं उनकी भी कहीं कहीं कुछ कुछ खराब है, और उसके लिए सरकार एक से एक स्कीमें निकाल रही है। जो अभी आपने बात की 15 सूत्रियाँ, वो इंदिरा गांधी जी के ज़माने से चली आ रही हैं और वो विकास के लिए हो रही है। उसके अलावा जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में अनेक स्कीमें चली, अभी मोदी सरकार ने अनेक स्कीमें चलाई हैं। उनकी जो स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप है, तमाम स्कीमें चल रही। तो ये कहना कि मुस्लिम समाज का या अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हो रहा है या वो पिछड़े हैं, ये मुझे लगता है ये कहना अनुचित होगा। और अभी सरकार इसका जवाब देगी तो आपको पूरे एक्चुअल उसके आंकड़े मिल जाएंगे। जी, और हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को किस तरीके से नौकरियां मिले, उस तरीके के अलग अलग देश के शहरों में हाट लगाए जा रहे हैं बाकायदा। उनको बताया जा रहा है, अल्पसंख्यक मंत्रालय इस तरह का काम कर रहा है। और उनको अगर कोई नौकरी नहीं करना चाहता है, अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, कोई अगर रोजगार करना चाहता है, उसके लिए अलग स्कीम है, लोन मिल रहे हैं, आपके तमाम तरह की सरकार स्कीमें दे रही हैं। तो वो एक समाज के लिए कहना ठीक नहीं होगा, सबके लिए, सबके साथ ही है। और प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं और राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि अगर कोई सड़क बनती है, उस सड़क पर अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सभी को उसका लाभ मिलता है। अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ती है तो सभी को उसका लाभ मिलते हैं। अगर जो है शिक्षा में जो है बदलाव लाया जाता है और नई शिक्षा पद्धति लाई जाती है, शिक्षा नीति लाई जाती है, तो उसका लाभ जो है सबको मिलता है, सभी वर्ग को मिलता है। अभी देखिए, जब आयुष्मान कार्ड बना तो क्या उसमें किसी का भेदभाव किया गया कि इस समाज का बनेगा, इसका नहीं बनेगा? और सबसे ज़्यादा आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, कौन समाज सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा उठा रहा है। और ऐसे ही शिक्षा में आप चले जाइए, ऐसे ही जो प्रधानमंत्री के जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें देखिए आप, समाज के हर वर्ग को मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये कहना कि अल्पसंख्यकों का नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है अनुचित होगा। वो सरकार जवाब देगी इस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीतकालीन सत्र शुरू होते होते आर्थिक जगत से एक अच्छी खबर आ गई है देश के लिए। तमाम जो एजेंसियां हैं और तमाम जो हैं विशेषज्ञों की जो प्रिडिक्शन थी, वो जो है धरी की धरी रह गई हैं। और भारत की जीडीपी जो है दूसरी तिमाही में 8.2% की दर से आगे बढ़ रही है और ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। आप यहाँ पर आए, समय निकाला रोशन जी, और जो है बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, रोशन जी को हमने धन्यवाद दे दिया है, लेकिन हमारा एजेंडा अभी बाकी है। राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें शिक्षा मंत्रालय से 5, सहकारिता मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 3, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से 2 और गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं। आइए एक नज़र डालते हैं पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास का प्रश्न जो है शिक्षा मंत्रालय से है। प्रश्न है, विगत 3 वर्षों में और आज की तिथि तक समग्र शिक्षा के लिए स्वीकृत, वितरित या रोकी गई कुल केंद्रीय निधि कितनी है और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है। इस अवधि के लिए केंद्रीय हिस्सा रोके जाने या जारी करने में हुई देरी के मामलों के विशिष्ट कारण क्या हैं, इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल का प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, अगस्त 2025 के बाद नशा मुक्त भारत अभियान के तीसरे चरण के लिए निर्धारित नए परिणाम आधारित लक्ष्य क्या हैं। लक्षित नशा मुक्त भारत अभियान
हस्तक्षेप के लिए उच्च जोखिम वाले जिलों की पहचान करने हेतु मंत्रालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से। वो जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बोर्डों की संरचना और स्वतंत्रता संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रकट किए गए सभी संबंधित पक्षों के लेन देन का ब्यौरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड सांसद सतनाम सिंह संधू का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के बाद से भारतीय संस्थाओं की वैश्विक रैंकिंग में आई वृद्धि का ब्यौरा क्या है। वैश्विक शिक्षा रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीयकरण और परिवर्तनीयता के संबंध में क्या प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का प्रश्न गृह मंत्रालय से। जानना चाहेंगे कि भारत के वीर पोर्टल तथा भारत के वीर ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। वीर गति को प्राप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों के आश्रितों को भारत के वीर ट्रस्ट से क्या लाभ दिया जा रहा है। क्या वीर गति को प्राप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के माता पिता को भी भारत के वीर ट्रस्ट से लाभ प्रदान किया जाता है। ओडिशा से बीजू जनता दल की सांसद सुलता देव का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से। क्या मंत्रालय माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए आदिवासी बालिका नेतृत्व और मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाने में ओडिशा को सहायता उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। यदि ऐसा है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। प्रश्न है सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और योजनाओं के बावजूद कई लाख करोड़ रुपए की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं में हो रही अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं। नॉमिनेटेड सांसद डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े का प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सूखा प्रवण एवं जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में डेयरी किसानों द्वारा उन्नत प्रजनन तकनीकों, वैज्ञानिक आहार पद्धतियों को अपनाने और दुग्ध उत्पादकता में सुधार लाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा राज्यसभा की आज की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।